नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। आज बात करेंगे झारखंड की। कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस चला चुकी भारतीय जनता पार्टी की अब पैनी नजर झारखंड पर है, जिसके लिए बीजेपी कई हथकंडे अपना चुकी है, जिसमें बीते दिनों घटित हुई घटनाएं भी शामिल हैं। इन घटनाओं को राजनीतिक जानकार ऑपरेशन लोटस का नाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायकों की टूट और खरीद फिरोख्त से घबराई झारखंड की महागठबंधन सरकार अब ऑपरेशन लोटस को नेस्तो नाबूद करने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है और इसी कड़ी में यूपीए के 30 विधायकों समेत 41 नेता स्पेशल फ्लाइट से रांची से रायपुर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी राजधानी के मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरेंगे। मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 थाना प्रभारियों के साथ दर्जनों जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि इन विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन नहीं गए। यहां रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि कोई अनहोनी नहीं होने वाली, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। आप लोग को जानना क्या है, पहले ये बताइए। कहाँ गए विधायक सर? एक माइक किसी का गिर गया नीचे, 24 नंबर नीचे गिरा हुआ है। ले लेंगे सर, ले लेंगे। आप बोलिए सर। दादा कुछ तो आशंका आहट आपको जो डिसीजन ऐसा लेना पड़ा, ऐसे कोई बात नहीं, ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ अनहोनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा, और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। सर आप भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी? आप भी जाएंगे क्या? आप भी जाएंगे क्या? मैं बताऊंगा। आप चल रहे हैं क्या बाबा? तो हमको नहीं मालूम है, कोई बताया है कि चल रहे हैं। अच्छा, तो हम पता कर लेते हैं, पता करके बताएंगे बाबा आपको। क्या प्लान? अभी नहीं मालूम है प्लान तो भाई देखिए, अब मैं जो चीज अनभिज्ञ हूँ, देन हाउ कैन आई एक्सप्लेन माई फीलिंग अबाउट दिस मैटर व्हेन आई डोंट नो। पिछली बार आप लोग लखनऊ गए थे, इस बार क्या डेस्टिनेशन? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप इधर से कान पकड़ रहे हैं बाबा, उधर से पकड़ रहे हैं। आप इतने बुजुर्ग पत्रकार है, आपसे हम सक सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अभी मैं सीएम हाउस जा रहा हूँ, फिर देखूंगा। यहाँ पर किस तरह की परेशानी है, जिससे पता क्या क्या इस सस्पेंस में क्या फीलिंग हो रहा है, जिसके चलते आप लोग? फीलिंग ये हो रही है कि काम करना चाहते हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, पैरों में बेड़ियां बांध दी जा रही हैं। जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, संघीय सरकार का मतलब होता है राष्ट्र, राज्य, मानवता। तो सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध हो सकती हैं, वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, ये बुरा नहीं है, लेकिन उसमें विद्वेष नहीं हो, उसमें विध्वंस नहीं हो। लेकिन अब जो है फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हो गया है कि चुनी हुई दूसरी राज्य सरकारों को अपदस्थ कर दो, और नहीं तो इतना कि वो काम नहीं कर पाए। वो जेएमएम और कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसने उस परिवार की मदद की। बड़ी बड़ी बातें करना आता है सर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। समाज और देश को बांटने का काम करते हैं ये लोग धर्म के नाम पर।
बात बड़ी बड़ी करते हैं। कौन से नेता है? मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, एक नेता का नाम बता दीजिए जो रिम्स जाने का काम किया है। राजीव जी, एक बेटी बेहतर इलाज के लिए तरफ रहे थे और आपके प्रतिनिधि पिकनिक मना रहे थे रातों में। हमारा नेता, हमारे प्रतिनिधि वहाँ थे, दुमका से लेकर के रांची तक। अगर किसी ने उसको, बिल्कुल थे, हमारी कांग्रेस की नेत्री थी, आपको कहने से जिलाध्यक्ष श्यामल सिंह थे। राजीव जी, क्या जरूरत पड़ी जो यहाँ से जाना पड़ा है? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से सियासत को तिजारत का बाजार बना करके रखा गया है, तो हम भी राजनीति में हैं, हम अपना स्ट्रेटेजिक मूव ले ही सकते हैं। क्यों आपके प्रतिनिधियों पे भरोसा नहीं है क्या? ये आपको देखने का नजरिया, हमारे अपने प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, ये हमारे भरोसे का ही नतीजा है। अचानक जरूरत। झारखंड में सियासी संकट लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों की टूट का डर इस कदर सता रहा है कि उनका साथ वो नहीं छोड़ना चाहते। अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई। इस बीच सीएम सोरेन ने विधायकों की एकता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अनहोनी नहीं होगी, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उसी रणनीति की छोटी सी झलक पहले और आज सभी ने देखी। वहीं हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी ने मौके पर मौजूद कई अहम जानकारियां साझा की। झारखंड के सभी विधायक होटल में पहुंच गए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से जो पुख्ते इंतजाम है, मीडिया को बाकायदा रोका जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप अंदर अलाउ नहीं है, किसी को भी किसी तरीके से बात करने का अलाउ नहीं है। यहाँ तक के बात की जाए कि यहाँ जो स्थानीय विधायक है, खासतौर से रायपुर उत्तर की, दक्षिण की और स्वयं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम जी हैं वो भी यहाँ अंदर घुसे हुए हैं। आपको लगातार गाड़ी की जो आवागमन है उसको भी दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी का लगातार आवागमन चल रहा है। इसके साथ साथ लगातार जो विधायक दल है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। स्वयं हेमंत सोरेन भी यहाँ हैं, तो निश्चित तौर पे उनसे बात करने की कोशिश तो लगातार मीडिया घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। 2-3 बाद ही जो बैठक है वो सुनिश्चित की गई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर इसमें किस तरीके से निर्णायक फैसला आता है, इसके ऊपर विचाराधीन की जाएगी। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। झारखंड में सियासी संकट गहराता जा रहा है। आज सभी विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया है एक होटल को, और उसी होटल में सभी विधायकों को रखा गया है। तमाम झारखंड से जुड़े विधायक और नेता इस होटल में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। सभी विधायकों को संभाल कर रखना है, कोई विधायक जो है वो हाथ से निकलने ना पाए। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। इसी के चलते एहतियातन सभी विधायकों को झारखंड से छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया गया है। तो आज पूरा दिन भर ये सियासी घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिला और झारखंड से शुरू हुआ ये पूरा सियासी घटनाक्रम अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। पूरे देश की मीडिया की नज़रें और साथ ही साथ तमाम देश के बड़े राजनेताओं की नज़रें इस घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। झारखंड में सरकार को डर सता रहा है कि बीजेपी कहीं महागठबंधन के विधायकों को तोड़ ना ले, जोड़ तोड़ हो सकती है। इसी के चलते एहतियातन सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा है कि कोई अनहोनी नहीं होने वाली, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। रणनीति के तहत ये पूरा कार्य किया जा रहा है। ये छोटी सी झलक है और षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला है। तो इसी खबर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से अखिलेश तिवारी जुड़े हैं। अखिलेश जी, सीधा आप ही के पास आना चाहूँगा, क्या स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ के उस रिजॉर्ट में जहां पर आप हैं और वो तमाम विधायक हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करके रांची से रायपुर लाया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से एक बार तुम अपना मैसेंजर पे ना 4 से 5 पायलट की गाड़ी फॉरवर्ड
अलग पुलिस वाले को यहाँ तक के रायपुर एसपी से लेकर के अन्य तमाम 4 से 5 एसपी रेंज के आईपीएस लोगों को लगाया गया है। इसके अलावा वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आईएएस अफसरों को लगा दिया गया है और होटल में बाकायदा मीडिया कर्मियों को घुसने तक को अलाउ नहीं किया गया है। वहाँ जैसे ही अगर कोई भी मीडिया पर्सन अगर बॉर्डर क्रॉस भी करता है उसको तत्काल रोका जा रहा है। कार को भी रोक करके बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे काफी नाराजगी भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हालात ऐसे भी बने हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लिया जाएगा तो उससे कई तथ्य ऐसे हैं जो निकल करके सामने आएंगे। लेकिन अब तक की ऐसी बातें निकल करके सामने नहीं आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सके या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। अभी हम लोग कुछ ही दूरी पे है, वहां से निकल करके बाहर आए हैं ताकि यहाँ की स्थिति पे लाइव दिया जा सके, क्योंकि वहां अगर आप खड़ा होकर के लाइव भी देना चाहते हैं या पीटीसी भी कर रहे हैं उसको बकायदा रोका जा रहा है कि मीडिया अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। वहां ऐसी क्या गोपनीयता है जिसकी वजह से मीडिया से बचाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर पे लगभग 12 बजे लगभग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पहुंचने की जो बात है वो स्पष्ट नजर आ रही है। तो ऐसी हालात में अगर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से विधायकों की जो सुरक्षा की बात की जा रही है वो साफ तौर से है। मीडिया से लेकर के सभी को हिदायत है, कार में किसी को भी आने जाने की अलाउ नहीं है। होटल को पूर्ण रूप से लॉक कर दिया गया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। आपसे जी ठीक है अखिलेश जी, एक अहम मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी मुख्यमंत्री बघेल 11 से 12 के बीच में पहुँच सकते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से विधायक शाम 6:30 के करीबन पहुँचे हैं रायपुर में, तो किसके कांधों पर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है? कौन छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस पूरी स्थिति को फिलहाल संभाल रहा है, या वो कौन नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं जिन्होंने आकर झारखंड से आए सभी विधायकों को प्रोटोकॉल के तहत रिसीव किया हो, सारी व्यवस्थाओं को संभाला हो? किन नेताओं को फिलहाल प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ में? 2-3 ऐसे विधायक हैं और खास तौर से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को इसकी कमान दिया गया है। वो स्वयं एयरपोर्ट भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी साथ में दिखाई दिए। सन्नी अग्रवाल जो सन्निर्माण एवं कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और निश्चित तौर पे उनकी ही अगुवाई में सीधा विधायक जो एयरपोर्ट पहुंचे थे उसको लेकर के एक निजी होटल में गए हुए हैं। और होटल में ऐसी चाक चौबंद है जिसको लेकर के काफी चर्चा है। बीजेपी भी इसमें अलग अलग तथ्य, अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। ऐसी कौन सी डर है जिसकी वजह से सीधा जो निजी होटल है उसको ला करके रखा जा रहा है? छत्तीसगढ़ के पैसा का दुरुपयोग करने की भी बात बताई जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो अब भी जारी है। तो ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है। ठीक है अखिलेश जी, एक अहम सवाल, अखिलेश जी एक अहम सवाल मेरा और है कि इस रिजॉर्ट को क्यों चुना गया? क्या खास वजह है कि इस रिजॉर्ट में सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया? कोई खास वजह है इसकी जो छत्तीसगढ़ में इस रिजॉर्ट को चिन्हित किया गया विधायकों को रखने के लिए? देखिए, ये जो रिसोर्ट है वो रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे मीडिया को भी वहां पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। और नया रायपुर ऐसा एरिया है जहां से आवागमन और सर्व सुविधा युक्त, क्योंकि वहां हर एक ऐसे मुहैया है और सुविधा के ऐसे पाबंद किए गए हैं ताकि नया रायपुर ऐसा डेवलप्ड एरिया है जहां से हर चीज आसानी से सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन मीडिया कर्मी वहां उपस्थित नहीं हो सकते और इसके अलावा जो भाजपा के नेता हैं वो भी वहां उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए वहां रिसोर्ट बुक किया गया है, जिसकी वजह से ही ये जो विधायक है सुरक्षित, खास तौर से सुरक्षा के पाबंद, ये छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा नक्सल क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है, रिसोर्ट जो बुक करने की जो बात है वो सबसे सेफ्ड एरिया में है। इसी के लिए वो जो होटल है उसको बुक किया गया है और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि में सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि पास में ही पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के मंत्रालय तमाम वही है। तो पुलिस की भी व्यवस्था। एक अहम बात और बता दीजिए, एक अहम बात और बता दीजिए, अभी हेमंत सोरेन साहब क्या रिजॉर्ट में ही है? बिल्कुल, अगर कोई पुख्ता जानकारी हो।
हेमंत सोरेन को भी बताया जा रहा है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो भी वहां उपस्थित है। विधायक लोगों से भी कई ऐसे भी हैं जिनसे मुलाकात करवाने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक छत्तीसगढ़ के स्वयं जो विधायक है, जो चिन्हांकित विधायक है, उनको छोड़ करके किसी भी विधायक को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार फोन से भी जुड़े हुए हैं और कई ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। और बात सूत्र के हिसाब से ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, वो भी छत्तीसगढ़ आने की जो तैयारी है, वो भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में खासा राजनीति और यहाँ की जो हलचल है उसको देखते बढ़ रहा है। जी, बड़ी जानकारी आपने दी। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पहुंच सकते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा, भूपेश बघेल जी के कांधों के ऊपर इस समय कहीं ना कहीं दिल्ली ने दी है। बिल्कुल सबसे अहम जिम्मेदारी है और छत्तीसगढ़ सबसे सेफ एरिया माना जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में ही ऐसा है जो जिस तरीके से व्यवस्थापन को लेकर के बात की जाए या भूपेश की रणनीति की बात की जाए या इनकी योजना और रणनीति की बात की जाए, तो सबसे सर्वप्रथम चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी हैं, उनके भी बहुत करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोनिया गांधी जी के भी, प्रियंका गांधी जी के भी, तो सबसे ज्यादा विश्वास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जताया है। और कहीं ना कहीं इस जो मुहिम है और ये जो रणनीति है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी के कांधों पर और आप अपनी नज़रें बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम झारखंड में जो हो रहा था वो अब छत्तीसगढ़ में शायद होता हुआ नज़र आएगा। और आप और साथ ही साथ जो हमारी स्वाति कौशिक हैं ब्यूरो चीफ, आप दोनों मिलकर निश्चित रूप से वहां पर अपनी नज़र बनाइए और हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट आप देते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो अपडेट हैं वो साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा सियासी घटनाक्रम है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है झारखंड की सियासत। और बड़ी जानकारी दे रहे थे कहीं ना कहीं अखिलेश जी कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और प्रबल दावेदार हैं इस वक्त कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, वो भी पहुंच सकते हैं छत्तीसगढ़। और देर रात मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। परविंदर सिंह नामधारी जी, नेता जेएमएम, मणि प्रकाश वैष्णव जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं प्रदेश कांग्रेस के, और संदीप दुबे जी। सीधा चलेंगे, संदीप दुबे जी नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। संदीप जी, एक बड़ा कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम तो हो ही रहा है, लेकिन बड़े आरोप भी बीजेपी पर लग रहे हैं आज फिर एक बार। विपक्ष जो है नाटक कंपनी है। ये जो अभी राजभवन में कोई नहीं किया है, राजभवन ने किसी को घोषित नहीं किया है, चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश की है किसी को पता नहीं है। जो चर्चा हो रही, चर्चों के आधार पे ऐसी गतिविधि, ऐसी सरकार और इस तरह का विश्वास अपने विधायकों पे, वो साफ साफ दर्शाता है कि जो भी सरकार है उसकी संलिप्तता गलत तरीके से थी। मुख्यमंत्री जी ने गलत तरीके से गलत कुछ काम कर रखा है। अब राजभवन क्या निर्णय लेता है, राजभवन क्या तय करता है, उस पे अभी कुछ भी कह पाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह की ये गतिविधियां हो रही है, जिस तरह से हाय तौबा मची हुई है, जिस तरह से भागम भाग मची हुई है, और कभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के पास जा रहे हैं, कभी किसी और दल के पास जा रहे हैं, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रहा है, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि झारखंड के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है और सब कुछ वहाँ पद पाने के लिए हो रहा है कि पद बना रहे, अपना कार्यालय सुरक्षित है, अपना घर सुरक्षित है। और इसकी राजनीति तो झारखंड की जनता बहुत समझदार है और सभी घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देख रही है और इसका जवाब समय आने पे देगी वो। महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने विधायकों पर तो विश्वास है लेकिन बीजेपी पर नहीं है ना। बीजेपी जोड़ तोड़ में बड़ी एक्सपर्ट है, बहुत सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने का हर बार, और हर राज्य में जहां जहां विरोधी दलों की सरकार है वहां पर बीजेपी प्रयास करती है। इसी के चलते इतना बड़ा पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाना पड़ रहा है झारखंड में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि
टूटा हुआ पहले से होता है तो वो टूट जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं वैचारिक विरोधाभास। लेकिन जो परिस्थितियां हैं सुरेश जी मुख्यमंत्री, उनको ये समझना चाहिए कि अभी तो चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश कर दी किसी को नहीं पता, राजभवन का क्या आदेश आना है, क्या निर्णय होगा वो किसी को नहीं पता। इतनी घबराहट जितनी चलती ठीक नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और आप मुख्यमंत्री अभी हैं तो आप अच्छे से अपना काम करिए और आपको अपने काम करने में किसी ने रोका नहीं। दूसरी बात है, कांग्रेस उनके साथ है, जो गठबंधन से उनके साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार नहीं है ना साहब। उसको तो अपने गठबंधन के लोगों से, जिन लोगों ने उनको सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, वो समर्थन वापस कर लेने, वो सहयोग वापस कर लेने, उनके विधायक उनका साथ छोड़ दें। और कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट व्यक्ति या भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों के साथ नहीं रहता, ये भी तय है। लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के विधायकों को निर्णय लेना है कि जिस तरह से आप की गई है ये ठीक नहीं है, ये तो हवा है, हवा बना के और किसी के ऊपर एलिगेशन लगाइए, इल्जाम लगाइए, और जो करना अपनी नौटंकी करिए और अपने को सही साबित करने में लगे रहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। परविंदर सिंह नामधारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नामधारी साहब, आप सुन रहे थे बीजेपी नेता संदीप दुबे कहीं ना कहीं नौटंकी करार दे रहे हैं इस पूरे आज दिन भर जो आप लोगों ने ऑपरेशन चलाया इसको, और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि चर्चा के आधार पर जो ये गतिविधि चलाई गई है, ये गतिविधि कहीं ना कहीं प्रामाणिक नहीं है, इसके कोई मायने जो हैं वो इसकी जरूरत नहीं थी। बहुत दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि जो लोग नौटंकी की बात कर रहे हैं, ये पूरे नौटंकी पर ही देश ही चला रहे हैं। कभी ये घंटी बजवाने वाले लोग हैं, कभी थाली बजवाने वाले लोग हैं, ये सारे नौटंकी करने वाले लोग हैं जी। और इसी नौटंकी के बदौलत इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी। इसी नौटंकी के चलते मणिपुर में इन्होंने 2 विधायक पर सत्ता ले ली। इन्हीं नौटंकी वालों ने गोवा में सरकारें गिरा दी। इन्हीं नौटंकी वालों ने मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की इस्तीफे करा के सरकार बना दी। अभी दिल्ली में गिराने की तैयारी है। 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया वहां पर, और झारखंड में भी ये करने जा रहे हैं। नहीं तो क्या झारखंड में जो यूपीए के विधायक हैं उनके पास कोई ऑफर आया है क्या? क्या कोई प्रमाणिक इनपुट है आपके पास? आपके पास कोई किसी का ऑडियो आया हो, कोई आपके पास कोई इस तरह से कोई चीज है क्या कि उनको ऑफर किया जा रहा है? देखिए, जो कलकत्ते में 3 विधायक कांग्रेस के जो कैश कांड जो हुआ था, उसमें सब सच सामने आ रहा है। कौन कौन लोग शामिल थे? असम के मुख्यमंत्री सारे एक डील को मैनेज कर रहे थे। अरे ये लोग जो हैं, ये रामलीला मंडली के लोग हैं। देखिए, मैं ये इस बात से जो आपने बात उठाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एएनबी का मंच हमारा एक ऐसा मंच है कि हम किसी भी आरोप को तब तक इस मंच के ऊपर इस तरह से शायद मौका ना दें, क्योंकि जो आरोप हम किसी पर भी उठा रहे हैं सवाल के रूप में, वो बहुत गंभीर हो जाता है। अब हम आज जो बात कर रहे हैं, आपने अपने विधायकों को बड़ी संख्या में एयरलिफ्ट करके झारखंड से छत्तीसगढ़ शिफ्ट कराया। मैं सवाल फिर से दोहरा दे रहा हूँ, क्या कोई ऑफ़र गया है? किसी विधायक ने आपको बताया कि साहब हमें फलानी पार्टी ने कोई ऑफ़र दिया है कि आप हमारे पास आ जाओ और बदले में हम आपको ये देंगे? किसी का कोई ऑडियो हो, कोई नाम हो, कोई ऐसी चीज़ है क्या अपने पास? थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए, प्रमाण भी देंगे। वक्त का इंतजार कीजिए। और उस समय जब 3 विधायक कलकत्ते में कैश के साथ पकड़े गए थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हमारा कोई संबंध नहीं है, जांच चल रही है, वो भी सामने आ जाएगा। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, ये लोग जनता से हारे हुए लोग हैं। जो जनता ने जिनको जिताया है, उसके मैंडेट को जनता के छीनने की कोशिश हो रही है। जहां पर ये हार जाते हैं, वहां इनको सत्ता चाहिए। ये सत्ता से दूर नहीं रह सकते, ऐसे लोग हैं। पता नहीं कितनी भूख है सत्ता की इनको। तो इन लोगों को भाई 5 साल बर्दाश्त नहीं है कि विपक्षी दल की सरकार कहीं रहे। अरे भाई, अगर काम नहीं करेगी सरकार तो जनता के बीच में जाना, चुनाव जीत कर दिखा देना। एक्चुअली में इनको अपने पर भरोसा नहीं है। इनको पता है कि जनता 5 साल के बाद 25 जो सीटें इस बार है, वो 15 हो जाएंगे इस बार। चलिए ठीक है, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कोशिश कर रही है नामधारी जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो
आपने एक सवाल था पहला, उसका आपने बताया कि फरमान के लिए इंतज़ार करना होगा। ठीक है, इंतज़ार भी कर लेंगे, लेकिन दूसरा जो सवाल है उसका आप मुझे बड़ा सीधा सा मैं चाहूँगा जवाब दें। विधायकों को आपने झारखंड से छत्तीसगढ़ शिफ्ट करा दिया है और पूरी किलेबंदी कर दी गई है छत्तीसगढ़ में। हमारी पूरी टीम इस समय रिजॉर्ट के बाहर है अभी भी, और शायद वहाँ किसी मीडिया कर्मी को भी रिजॉर्ट के आसपास फटकने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसे में इस सब के बीच, पूरी परिस्थिति के बीच 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में क्या बड़े एजेंडे हैं आपके जो विधायकों को आपने पहुंचा दिया रांची से रायपुर, और अब इस बीच हम बैठक करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं कैबिनेट की, तो निश्चित एजेंडे तो सेट होंगे। क्या कुछ बड़ा करने की योजना है? देखिए, कैबिनेट में राज्य हित में होता है, ये सब पहले डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, और ये मुख्यमंत्री जी या जो सक्षम लोग होंगे इस पर वो वक्तव्य देंगे कैबिनेट की मीटिंग के डिसीजन को। दूसरी बात की जो महाराष्ट्र में हुआ, तो आप क्या चाहते हैं महाराष्ट्र की जैसा खुला छोड़ दें? ये पहले सूरत ले जाए, फिर उसके बाद असम में ले जाकर बैठा के सेवा करें उनकी? हमको अपने विधायकों को हमने महाराष्ट्र से सबक सीखा है। ये लास्ट तक कहते रहे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे जी ने बयान दिया कि रात को 12-1 बजे देवेंद्र फडणवीस जी चोर की जैसे पिछले दरवाजे से वेश बदल कर मिलने आते थे। अरे इन लोग के नकाब पहना है इन लोगों ने राजनीति का। ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये समझने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। आप ही के सहयोगी दल के मणि प्रकाश वैष्णव जी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणि प्रकाश जी, वैसे तो सवाल वही हैं जो मैं परविंदर जी से भी पूछ रहा था, लेकिन एक हटके आपसे सवाल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वैसे तो यूपीए का पार्ट ही है सारा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीधी सरकार कांग्रेस की है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अब कांग्रेस के ऊपर? डबल जिम्मेदारी होगी शायद झारखंड के मामले को। जी देखिए, जिम्मेदारी वाली बात एक अलग बात है, लेकिन देखिए जो जिम्मेदार होता है उसके ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जाती है। तभी मैं पूछ रहा हूँ, समझना होगा। और तो हमें ये समझना होगा तो केंद्र में जो सरकार है वो है ब्लैकमेलर सरकार। ये ईडी के दम पे, आईटी के दम पे, सीबीआई के दम पे हर जगह दबाव बनाने का प्रयास करते हैं विधायकों पे, और जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। जनता जहां जहां खारिज कर देती है भारतीय जनता पार्टी को, वहां ये लोग जोड़ तोड़ करने का प्रयास करते हैं। कई राज्यों में हमने देखा है कि वो प्रयास उनका सफल भी हुआ है। जी। तो देखिए, हमारा मानना ये है कि जो हमारे विधायक हैं उनको जो है सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मोह में इतनी पागल हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है। और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए तो विधायक वो यहाँ छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, उनका स्वागत है और वो यहाँ करें। जी। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, नामधारी साहब ने तो वैसे बता दिया कि अभी इंतज़ार कीजिए, लेकिन आपके भी पार्टी के विधायक हैं झारखंड में, उनके पास कोई ऑफर आ गया है क्या? कोई कांग्रेस को इनपुट मिला हो दिल्ली में? नहीं, ऑफर ऐसा कोई ऑफर आया नहीं है। और दूसरी बात, हमें अपने विधायकों से पूरा भरोसा है। डर है कि ऑफर आ ना जाए? नहीं, उसका भी डर नहीं है। हमें पूरी अच्छी तरह से पता है कि जो हमारे विधायक हैं वो बहुत जो है विश्वसनीय है, और उनके पास अगर कोई ऑफर आएगा भी तो वो उसे नकार दें। जी। हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। हमें जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि केंद्र में ब्लैकमेलर सरकार बनी, ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं और तरह तरह से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं सरकारी एजेंसियों के दम पर। कभी ईडी का छापा पड़वाती है, कभी आईटी का, कभी सीबीआई का। तो उस प्रकार से जो है विधायकों को परेशान न किया जाए, उसके लिए जो है सावधानी बरतते हुए उन्हें यहाँ लाया गया है। चलिए ठीक है, आपको बीजेपी पर भरोसा नहीं है लेकिन अपने विधायकों पर है। अपने विधायकों पर भरोसा है तो आपने इस पूरे रिजॉर्ट को, जो ये छत्तीसगढ़ का रिजॉर्ट है, इसको किले में बदल दिया। मीडिया की भी एंट्री बैन कर दी वहाँ पर हाई सिक्योरिटी लगा दी गई। कई आईएएस, कई आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है आपने उस रिजॉर्ट में।
तो क्या अगर इस तरह का आपको विश्वास है अपने विधायकों को, तो मीडिया को तो आप कम से कम वहां पर एंट्री दे दो साहब, अपने विधायकों को तो बात कर लेने दीजिए मीडिया से, अगर विधायक आपको लगता है कि कहीं नहीं जा रहे खुद से। देखिए, मीडिया की एंट्री बंद ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं कि IAS IPS लोगों की वहाँ जो है फौज खड़ी कर दी गई है, ड्यूटी लगा दी गई, ऐसा नहीं। वहाँ कांग्रेस के नेताओं को जो है संभाल दिया गया है, वो लोग वहाँ देख रेख करते हैं और मीडिया को ऐसा कहीं रोका नहीं जा रहा है। लेकिन क्योंकि सावधानी जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और किसी भी रूप में वहां तक पहुंचने का प्रयास कर सकती है। तो इसलिए सावधानी के लिहाज से कुछ चीजें वहाँ सावधानियां बरती जाए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जवाब ले लेते हैं संदीप दुबे जी से। संदीप जी, बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं JMM के नेता और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता। बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है वो मौके की फिराक में है, कब मौका मिले और कब हम विधायकों को तोड़जोड़ में जुट जाएं। तो क्या कहेंगे आप, किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस के और JMM के आपके साथी? राजनीतिक जीवन में कटु शब्द के लिए जगह नहीं होता है। और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके घर क्या ED पहुंच गई, क्या इनके घर CBI पहुंच गई? ईमानदार लोगों को इस देश में डरने की क्यों जरूरत? और ईमानदार लोगों को डरना भी नहीं। ईमानदार घर, आपके घर तो पहुंची नहीं, मेरे घर तो पहुंची नहीं, हमारे साहब बैठे हुए JMM के नेता, उनके घर तो पहुंची नहीं, मुख्यमंत्री जी के घर तो पहुंची नहीं। नहीं, आप नहीं पहुंचते ना, वो कह रहे हैं आपकी फोर्स पहुंच जाती है ED और CBI के रूप में। कांग्रेस के साथी कहिए सुनने की, मैं ये तू मैं की डिबेट में, अरे भाई सुन लो भाई, सुन लो जी जी, अब सुन लो भाई। हाँ, बोलिए संदीप जी, बोलिए, आप ही को सुन रहे हैं। भाषा का प्रयोग नहीं करते, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी भाषा को मैं सुन रहा हूँ जी। देखिए, जो विषय है वो विषय पे हम चर्चा करते हैं। ये इनसे पूछिए कि जो गवर्नर हैं प्रदेश के, उन्होंने कोई ऐसा कोई आदेश मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है या नहीं है, इनको कैसे प्राप्त हुई है, इनको किस तरह से सूचना प्राप्त हो गई, ये क्यों डर गए हैं, चुनाव आयोग ने क्यों क्या अपनी रिपोर्ट दी है, क्या इनको सब पहले पता है? हमें तो नहीं पता कि हमें पता है कि क्या रिपोर्ट दी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो भय है ये बनाया जा रहा है, इसका नाटक किया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश बराबर की जा रही है। एक तरफ तो साहब कह रहे हैं कि इनको विधायकों पे भरोसा है और दूसरी तरफ वही विधायक को ले जाके और एक तरह से, मैं तो कहना नहीं चाहिए, कैद में रखा हुआ है। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है। मैंने तो नहीं कहा था ना कि जिसको आपने नेता चुना, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया है, वो कुछ गलत करें। वो भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है क्या? मुख्यमंत्री जी कहीं आरोप के घेरे में आ गए या कल को रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो मुझे लगता है ये खौफ है, और खौफ झूठ का ये कांग्रेस और इस जैसे लोग जो चोरी उचक्के और धन का संग्रह कर रहे हैं राजनीति में आने के बाद, और इन्होंने लूटने का काम प्रदेश को और प्रदेश की जनता को किया, तो ऐसे लोगों को तो डरने की जरूरत है और डरना भी चाहिए। और ये डर ठीक है, इतना डर होना चाहिए ताकि गलती करने से पहले ये लोग 100 बार सोचें कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ये सरकार जो है छोड़ने वाली नहीं है, एजेंसियां हमारी छोड़ने वाली नहीं है। तो इतना डर ठीक है, इस डर को मैं ठीक मानता हूँ। लेकिन ये जो कटु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमने कभी राजनीति में इनके नेताओं के लिए और इनके पार्टी के लिए कभी कटु शब्द का हम सार्वजनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते। लेकिन इनको जरूरत है, ये लोग अपना जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इनके विधायक अपने आप को प्रदेश में ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इनके पास वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर है, इनका चीफ मिनिस्टर है, इनको किसी ने नहीं रोका। ये लोग एक दूसरे पे विश्वास कायम करके और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की वहाँ जरूरत है। सदन के अंदर चर्चा हो। अभी गवर्नर साहब का रिपोर्ट आना बाकी है, जब रिपोर्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगा। आपके सभी जो आपने सवाल उठाए हैं उनका जवाब जरूर लूंगा मैं JMM और कांग्रेस के साथियों से। लेकिन फिलहाल मुझे क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में सियासी घटनाक्रम के ऊपर आज जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। झारखंड से निकले विधायक एयरलिफ्ट करके छत्तीसगढ़ पहुंचाए गए।
छत्तीसगढ़ के एक रिजॉर्ट में उनको रखा गया है और उस पूरे रिजॉर्ट के आसपास किलेबंदी कर दी गई है। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह नामधारी हैं जेएमएम से, और मणि प्रकाश जी कांग्रेस से, और साथ ही साथ संदीप दुबे जी बीजेपी से। संदीप दुबे जी जो सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं वो सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण थे। नामधारी साहब, सीधा आप ही के पास आना चाहूँगा। सवाल आपने सुन भी लिए, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पार्टी को ये क्या सूचना मिली है, कोई इस तरह का कोई फैसला आने वाला है मुख्यमंत्री को लेकर, जिसके बाद और ये आपने डर के कारण जो अपने विधायक हैं उनको शिफ्ट कर दिया कहीं ना कहीं झारखंड से छत्तीसगढ़, और दूसरा ये भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ये बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2014 से सरकार आई है, ये 7-8 वर्षों में इनकी हरकतें ऐसी रही हैं कि जिससे ये माहौल क्रिएट हुआ है देश में कि पूरे देश में ये बात करते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मतलब ये संवैधानिक ढांचे पर ये चोट कर रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। क्या देश में पहले कभी ये बात हुई कि विपक्षी पार्टी को जनता नहीं चुन सकती, एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार होनी चाहिए? तो भाई आपके हाथ में कानून, आप पारित कर दो कि देश में जिसकी सरकार बन जाएगी स्टेट भी उसी की रहेगी। ये लोग कानून को तोड़ रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सब कुछ इनके हाथ में है। न्यायपालिका वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में डर का माहौल है। कब, आप एक उदाहरण दे रहा हूं, महाराष्ट्र में जिस समय घटनाक्रम चल रहे थे, ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, लोकतंत्र में लोक लज्जा बहुत जरूरी है, ले ऐसे बेशर्म लोग हैं कि अभी वो घटनाक्रम चल रहा है, दूसरे दिन संजय राउत के ईडी ने समन भेज दिया। बिहार में अभी विश्वास मत प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर आरजेडी के नेताओं के घर उन्होंने ईडी को भेज दिया। आपको मैं दावा करता हूं 2 से 3 दिन में झारखंड में ईडी का फिर दबिश होगी। ये ऐसे लोग हैं जो ईडी, सीबीआई और जो केंद्र के अधीन जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को डरा रहे हैं। डर का माहौल इन लोगों ने पैदा किया है और निश्चित रूप पर हम लोग सावधान हैं। हम लोग को विधायकों पर अपने पूर्ण भरोसा है, लेकिन इनको जनता पर भरोसा नहीं है। ये जानते हैं कि जनता के भरोसे हम सरकार झारखंड में नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये इनके इन प्रकरण, आप सोचिए कि आज राजभवन पर भी उंगली उठ रही है। पिछले 5 दिनों से उनके सांसद, घटना चुनाव आयोग का डिसीजन बाद में आता है और उनके सांसद निशिकांत दुबे पहले ट्वीट कर देते हैं कि हमारा काम हो गया, उनकी सदस्यता चली गई। अरे भाई, सीलबंद लिफाफा अगर राजभवन आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के टेबल पर बैठ के सील किया गया था क्या, जो आपको मालूम चला कि सदस्यता चली गई? और अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर उस सांसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, उन पर आपराधिक मामला चलना चाहिए कि आप कैसे ये बयान दे रहे हैं। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा देश है कि भाई इनके हाथों में चल रही है सारी संस्थाएं, ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मुख्यमंत्री जी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि हम षड्यंत्रकारियों को जवाब देंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल है आज के पूरे घटनाक्रम में जो देखने को मिला। आपके प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता क्या कुछ हो रहा है। तो जो आपके मंत्री हैं उनको अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था क्या एयरलिफ्ट करने से पहले? ये देखिए, राजनीतिक पार्टी है, हम लोग भी राजनीति करते हैं तो चीजें बहुत होती है, रणनीति होती, रणनीति के तहत बयान भी दिए जाते हैं। सब कुछ उनको मालूम है, सबको सबकी हरकतें मालूम है, ऐसे कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बता दे रहा हूं, इस झारखंड के मूलवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ये डरने वाले कौम नहीं है। इन्होंने जो काम दूसरे स्टेटों में क्या गलतफहमी दूर कर ले, यहाँ पर आदिवासियों की एक अच्छी जमात है और ये उस जमात के से निकले हुए व्यक्ति हैं। और आदिवासी जो है ये आपको नेता है हमारे मुख्यमंत्री जी। ये ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा है आपकी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। मणि प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं
संदीप जी से जवाब ले लेता हूं जो नामदारी साहब ने सवाल उठाए हैं। संदीप जी, सवाल तो अहम है कि आपकी जो पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया उसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, वो तमाम जो नेता हैं इन दलों के, वो सवाल उठा रहे हैं कि निशिकांत दुबे साहब को क्या पता कैसे लगा, उनको कोई सूचना आई है, क्या हुआ ऐसा जिसके आधार पर उन्होंने ट्वीट किया? आवाज मिल रही है संदीप जी आपको? ठीक है, तो संदीप जी के साथ जुड़ेंगे दोबारा, लगता है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। मणि प्रकाश जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। अभी जिम्मेदारी तो बड़ी है छत्तीसगढ़ में आपके सामने, और क्या कुछ अगली रणनीति रहने वाली है आपकी पार्टी की और पूरे यूपीए की? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कांग्रेस पार्टी के कंधों पर शुरू से ही एक बड़ी जिम्मेदारी रही है लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान की रक्षा की, और उसके लिए हम सदैव आगे हैं और हर खड़े हैं। और जहां तक जो केंद्र में जो ब्लैकमेलर सरकार बैठी है, शोषण करने वाली सरकार बैठी है, इसको रोकने के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ही जो दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के दुबे जी कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए, ईडी से, आईटी से, सीबीआई। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि इतने बीजेपी के नेताओं के यहाँ ईडी, आईटी और सीबीआई का छापा पड़ा है, केवल विपक्ष के लोगों के यहाँ ही ईडी, आईटी और सीबीआई का छापा क्यों पड़ रहा है? आज जो है इनके जो मित्र हैं अडानी, मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो देश के सबसे बड़े कर्जदार हैं। यहाँ के जो बैंक है सबसे बड़ा कर्जा उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी आज की खबर है कि वो विश्व के तीसरे सबसे रईस आदमी बन चुके हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? उनके यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? अडानी पोर्ट में जो है हजारों किलो ड्रग्स पकड़ा जाते हैं, तो वहाँ ठीक है, हम आज अंबानी अडानी पे डिबेट नहीं कर रहे। आज का जो मेरा मुद्दा है वो झारखंड है, और झारखंड के ऊपर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल मैं यही दोहरा रहा हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं बड़े जिम्मेदारी आपकी पार्टी के सिर तो आई गई है, और अब इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और ये भी है कि जिस तरीके से इनपुट्स आ रहे हैं निकल के कि शायद अशोक गहलोत साहब भी पहुंच सकते हैं छत्तीसगढ़, और भूपेश बघेल साहब के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है देर रात तक। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद क्या ऐसा तो नहीं कि जेएमएम से कांग्रेस की कोई नेगोशिएशन पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए? हालांकि अभी तक स्पष्ट किया है आपकी पार्टी के नेताओं ने कि नहीं, हमारा समर्थन रहेगा सोरेन साहब को, लेकिन सियासत में जब इस तरह का पूरा घटनाक्रम चलता है तो मिनट दर मिनट स्थिति बदल जाती है। तो मैं इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे भी थोड़ा सा ताज़ा जानकारी ले लें। कांग्रेस पूरी तरह से अगला मुख्यमंत्री अगर कोई नौबत आती है चुनने की, तो कहाँ खड़ी है आज के दिन? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह दोगली नहीं है। हम लोग दोगले नहीं है जो है नीतियां बार बार बदले। हम जहाँ हैं वहाँ अटल रहेंगे, जो परिस्थितियां हैं वो बनी रहे, हम यही चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झारखंड में किसी प्रकार से हमारे पास अगर एक राज्य भी है तो उसे हम सुरक्षित रख सके भारतीय जनता पार्टी के हाथों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक है, पूरे देश में देखा है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहूंगा कि इनके नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता है? अगर इस सबको ये क्या भूलेंगे? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने के बाद क्या जो नेता है, दूसरे पार्टी के जो नेता है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। अभी आप निशिकांत दुबे जी का सवाल कर रहे थे दुबे जी से, तो वो चुप है, उनका ऑडियो कट गया। लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जवाब देना ही नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं अभी जवाब ले लूंगा दुबे साहब से। वो लगातार जो है दबाव बना रही है वहाँ के विधायकों पे। जिस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र में घटनाक्रम को अंजाम दिया, गोवा में इसका जो है चंद विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वहाँ सरकार बना ली। तो इन्होंने इनका जो रवैया है, इनका जो चरित्र है, चार चरित्र चेहरा है, वो पूरे देश में देखा है और लगातार देश है। ठीक है, तो पूरे देश ने चेहरा देखा है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता
जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। संदीप जी, आरोप तो गंभीर लगा ही रहे हैं विरोधी दल आपकी पार्टी के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि जो सांसद हैं आपके, वो ट्वीट कर देते हैं कोई भी हलचल होने से पहले, उनको जानकारियां कहाँ से मिलती हैं? ये लगातार सवाल उठा रहे हैं विरोधी दल। भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष रखा था और एक निवेदन हुआ और उस प्रतिवेदन से कार्रवाई होना पाएगा। चुनाव आयोग ने क्या पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखा गया, तो चुनाव आयोग और राज्यपाल क्या अनुमोदन करते नहीं पता, लेकिन अनुमोदन जो भी है मैं दूसरे पक्ष पे आके बात करता हूँ। मेरे साथी ने बहुत गलत असंवैधानिक शब्द का पाठ भारतीय जनता पार्टी किया, तो शायद सबके लिए माफी न मांगे, क्योंकि इनका वो संस्कार है। मैं उस संस्कार से आगे की बात कहना चाहता हूँ। ये ईडी और बार बार सीबीआई का भय और डर बताते हैं। इनको पता होना चाहिए कि सीबीआई न्यायपालिका के आदेश पे काम करती है, वो कोई सरकार के आदेश पे काम नहीं करती। FIR में पहले करती, 2014 के पहले करती थी, अब किसके आदेश पे काम कर रही है अच्छी तरह पता है, देश देख रहा है। तो आप इतना कटु बोलते हो तो मैं आपकी कटुता को भी प्रेम में ढाल देना चाहता हूँ कि आप इतना नफरत आपके मन में कहाँ से आया है। वो नफरत देशवासियों का नफरत है, भाजपा प्रति जो देशवासियों के अंदर जो नफरत भरा है वही निकल रहा है। देशवासी खुश हैं दोस्त, देशवासी खुश नहीं होते ना तो आज कांग्रेस को इतना देश में क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है, वो सब देख रहे हैं। ड्रग्स पहुंच रहा है बाहर से, हजारों क्विंटल, उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो देश देख रहा है। देशवासी कितने खुश है वो सबको पता है। दिक्कत आपके साथ कांग्रेस के साथ क्या है ना कि कांग्रेस के खिलाफ RJD आई देश में, कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी लोग आए, कांग्रेस के खिलाफ JMM आई। आज जो उसके दुश्मन है वो दोस्त हो गए, कोई बात। उनका मुख्य विपक्षी दल और दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम से अपना पूरा जीवन बिल्कुल देश को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबको है। आप तो महबूबा बिस्ती से गठबंधन में सरकार बना ली, जिसको रोज गाली देते थे, जिसको देशद्रोही बोल रहे हो, जिसको देशद्रोही बोलते उसको सरकार बनाई। अरे आप बहुत अच्छे लोग हैं, तो अपने आप को और छोटा करते चले जा रहे हैं। बड़े लोग हैं, बड़ी सोच के साथ बात करके अपने को छोटा करने की जरूरत। मैं बोलूं आप जिसको देशद्रोही बोलते हो वक्त में उसको सरकार भी बनाते हो। कंप्लीट कीजिए संदीप जी, फिर एक एक करके मैं, क्योंकि ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मुझे एक ही बात कहना है कि JMC सरकार और जो वहाँ गवर्नमेंट थी, किस तरह से उस प्रदेश को लूटने की रणनीति बना रही थी और व्यक्तिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे ये लोग। ये कहते हैं कि हम बेहतर सरकार देंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे, और व्यक्तिवादी नजरिए के साथ सरकार चली है। और कोशिश होनी चाहिए कि डरने किसी को किसी से जरूरत नहीं है। आप बेहतर काम करें और बेहतर स्वरूप रखें, और ये देश की जनता के बीच जाके हमें बात करती है, हम एक दूसरे को अच्छा बुरा कहें, इससे देश की जनता आपको या मुझे वोट नहीं देती है। देश की जो अच्छा करेगा, समाज के लिए अच्छा करेगा, और समाज उसका उसके साथ खड़ा रहता है और देश उसके साथ खड़ा है। और आज केंद्र में हमारी सरकार है, ये हम स्वीकार करते हैं। आपकी सरकार केंद्र में नहीं है तो आप इतना गुस्से में हो, कुर्सी नहीं है, तो उसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बेहतर लकीर खींचनी पड़ेगी, अच्छा सोच रखना पड़ेगा, तब आप सपना देखो। आप प्रदेश को तो बचा नहीं पा रहे, प्रदेश की सरकारें को चला नहीं पा रहे। और बार बार जो साहब महाराष्ट्र की आप बात कह रहे हैं ना, तो जनादेश का अपमान आपने किया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और जिस तरह से गोवा में किसने किया जनादेश का अपमान? गोवा में किसने किया? अरे सुनो मेरे आप, गोवा में किसने किया? और कांग्रेस के लोग अच्छा बोलते। कितने विधायक थे गोवा में? आपके सरकार कैसे बन गई? कम विधायक के बावजूद आपने शुरुआत करिए। आप मैं लड़ाई में नहीं जाना चाहता, आप अपना पक्ष रख लो, मुझे भी अपना पक्ष रखने देना जी। आप अच्छा बोलते हो, कांग्रेस के लोग अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कांग्रेस देश से चली जा रही है, देश में कम होती जा रही है। पंजाब भी चली गई, तब भी आप अरविंद के साथ हो। दिल्ली में अरे कांग्रेस हर जगह है भाई, कांग्रेस हर जगह है। सत्ता में नहीं है तो क्या हो गया, कांग्रेस हर जगह है। और आप लोग झूठ और सांप्रदायिकता के दम पे जो बैठे हो ना, बहुत जल्द इसकी हवा निकलेगी। झूठ बोल के 15 लाख रुपए की बात करके, ये सब जो आप बैठे हैं सत्ता में, ठीक है, ऐसे नहीं संदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मणि प्रकाश जी, आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल नामधारी साहब से ले लेते हैं। नामधारी साहब, एक बड़ा इस वक्त मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फोकस पॉइंट है वो ये बना हुआ है कि राजभवन से फैसला क्या आएगा।
चाहे वो कल आए या जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिन निकल गए इंतज़ार करते करते, रोज़ाना सुबह खबरें चलनी शुरू होती हैं कि आज आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, हो सकता है कल आ जाए। तो वो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मुझे लगता है। और उसको लेकर क्या कुछ रणनीति जो है वो निश्चित रूप से आपकी पार्टी ने बनाई ली होगी कि अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आया तो हमें इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है, अगर हमारे फेवर में आ गया तो हम इसको कुछ इस तरीके से लेके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री साहब को वो नुकसान होता है जिसकी आशंका जताई जा रही है, तो ऐसी स्थिति के लिए क्या तैयारी है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई गई है अभी तक आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो अगर ईमानदारी से फैसला आया, हाँ, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम हेमंत सोरेन जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल साहब तो ईमानदारी से ही फैसला देते हैं। देखिए, राज्यपाल कब से पक्षपात करने लगे? अभी देखिए बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति है। हाँ, राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी से ही सदस्य रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी फिर बात, आपको क्या ये डर है कि मुझे ये बता दिया जाए, हाँ, राज्यपाल की जिम्मेवारी बनती है, किसी राज्य में अस्थिरता का माहौल कर रहा है तो उनको आगे आना चाहिए। एक राजभवन से स्टेटमेंट नहीं आया है कि चुनाव आयोग से कोई चिट्ठी आई या नहीं आई, तो आप एक पत्र लिख देते, उसमें क्या दिक्कत है जी? आप एक पत्र उसमें लिख देते राज्यपाल साहब को। जी, मैं कह रहा हूं कि हम लोग राज्यपाल जी को कैसे लिखेंगे ये बात? नहीं, कमाल है, इतना बड़ा संकट है प्रदेश की सियासत में आपकी। जी बताइए। मैं कह रहा हूं कॉरेस्पॉन्डेंस तो हम कर ही सकते हैं ना जी। मेरी बात को सुना जाए थोड़ा सा। हाँ, बताइए। जिस दिन ये चर्चा चली कि राज्यपाल जी के पास चुनाव आयोग के तरफ से सूचना भेज दी गई है, उस दिन राज्यपाल महोदय 2 बजे दोपहर में सेवा विमान से रांची पहुंचे और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या ऐसा कोई निर्णय आया, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैं जब राजभवन पहुंचूंगा तो इसकी सूचना आप लोगों को दूंगा और मैं उस सूचना का इंतजार कर रहा हूं कि मीडियम के माध्यम से हम लोग को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो भी सूचना मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है निशिकांत दुबे जी, वो राजभवन के प्रवक्ता बनकर और चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर जनता के बीच में ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्विटर मास्टर है, जनता के बीच में कार्य भी करते हैं तो सिर्फ ट्वीट करते हैं। उनको गिनती करना चाहिए कि फ्लाइट में कितने सवारी आई है, कितने सीटें हैं, क्या है, वो अपना वही काम देखे, उनके लिए बेहतर है। नहीं ठीक है, ये तो चलिए आपने ट्विटर वाली बात सुना दी, लेकिन मेरा सवाल जो है उसका जवाब नहीं अभी तक आया कि अगर मुख्यमंत्री जी के कोई कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, सीधे तौर पर मैं शब्द भी प्रयोग कर देता हूँ, खिलाफ ही अगर फैसला आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हेमंत सोरेन उनकी पत्नी होंगी, उनकी परिवार से ही कोई होगा या कांग्रेस से भी किसी को मौका दिया जाएगा महागठबंधन के बैनर में? देखिए, मैंने फिर बोला कि अगर ईमानदारी से फैसला आता है तो हेमंत सोरेन का विकल्प हेमंत सोरेन ही होगा। ठीक है, एक और इसके ऊपर प्रतिक्रिया ले लेते हैं मणि प्रकाश जी। मणि प्रकाश जी, आपको क्या उम्मीद है इस स्थिति को लेकर? देखिए, अभी आप निष्पक्ष बात कर रहे थे, राज्यपाल तो निष्पक्ष ही होंगे ऐसी आप बात कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं आपको कि निष्पक्ष अब कुछ भी नहीं रह गया देश में। सब पक्षपात हो रहा है देश में। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद जब से यहाँ आई है, उसमें ईडी निष्पक्ष रह चुका है, ना सीबीआई निष्पक्ष है, ना बहुत सारी जगह मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हम निष्पक्ष नहीं रहेंगी और लगातार देश को बर्बाद करने के लिए सुनियोजित ढंग से सब मिलकर लोग प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और जहाँ तक बात है हेमंत सोरेन जी की, तो हेमंत सोरेन की अगर जैसा कि अभी कह रहे थे कि अगर ईमानदारी से फैसला आएगा तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ बिल्कुल सरकार बनाने दिया ही नहीं जाएगा। वहाँ जनादेश का सम्मान रखा जाएगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा जाएगा, जेएमएम के द्वारा रखा जाएगा। एक छोटी सी चीज़ और बता दीजिए कि अगर ये फैसला कुछ ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर देता है जिसके ऊपर अगले मुख्यमंत्री के नाम पर विचार करना पड़ता है, तो क्या कांग्रेस भी दावा करेगी कि मुख्यमंत्री का पद अब कांग्रेस को दिया जाए? देखिए,
आशीष जी, मैंने पहले ही साफ किया कि सत्ता की दौड़ में हम नहीं है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जनादेश का सम्मान हो, भारतीय जनता पार्टी के चुंगल से झारखंड को बचाया रखा जा सके, और जो वहाँ स्थितियां बनी हुई है, जो वहाँ सरकार बनी झारखंड जेएमएम की और कांग्रेस की, उसकी सरकार वहाँ बनी रहे। कांग्रेस सत्ता नहीं चाहती, कांग्रेस सत्ता चाहती है कि वहाँ की जनता का भला हो, और कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के हाथों से चंगुल से वहाँ की जनता बच रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सियासत का बाजार बन गया है और तिजारत के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं पूरे झारखंड के ही सियासी घटनाक्रम को लेकर। लेकिन आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।